यस गाइस, सो माय लिटिल टेररिस्ट, लेट्स स्टार्ट। आप लोग पहुंच गए थे अबाउट स्मॉल कंपनी। साला मेरे को इतना छोटा दिया। अब तू देख, मैं देख तेरा कैसा बैंड बजाता, तू देख। सो नाउ वी आर लर्निंग इज स्मॉल कंपनी। आई होप लास्ट लेक्चर तक आपने सब कुछ क्लियर किया। स्मॉल कंपनी सीखना बहुत सिंपल होता है। स्मॉल कंपनी का मतलब क्या होता है ना, आपका दिमाग घूम जाएगा। पहली बात, एक बात याद रखना, क्योंकि ये स्मॉल है तो इट विल नेवर बी अ पब्लिक कंपनी। यहां पे अपने को एक चीज ध्यान रखनी, इट विल नेवर बी अ पब्लिक कंपनी। वन सेकेंड, इट इज अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ गरीब कंपनी। मतलब इट्स अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ गरीब कंपनी, मतलब जिसका पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर कम है। अब ना मैं आपको ये पेड अप कैपिटल और टर्नओवर नहीं सिखाऊंगा। क्यों? ओपीसी के अंदर सिखाया था व्हेन मैंडेटरी कन्वर्जन इज रिक्वायर्ड 50 लाख और 2 करोड़ एंड वाला सिखाई थी ना प्रोविजन लास्ट लेक्चर में। वही प्रोविजन यहां लगाना है, यही स्मॉल होती है। तो मतलब अ प्राइवेट कंपनी विल बी कॉल्ड एज अ स्मॉल कंपनी व्हेन देयर पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीस और देयर टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 CR। अब यहां पे भी आपको पता है कि अपन लोगों ने सेम ही सीखा है, कुछ नया नहीं है। बस इधर एक चीज इन लोगों ने ऐड की है कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारा कंपनीज एक्ट आगे चल के इसकी वैल्यू को बढ़ा दे, इसकी मतलब पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट को 50 लाख की जगह कुछ और कर दे, या फिर टर्नओवर को 2 करोड़ की जगह कुछ और कर दे। पर बढ़ा के भी ज्यादा से ज्यादा कितना किया जा सकता है? 50 लाख का 5 करोड़ और 2 करोड़ का 20 करोड़, 2 करोड़ का 20 करोड़, मतलब 10 टाइम्स। सिंपल है। तो अब क्या है, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, और कोई हायर अमाउंट भी हो सकता है, विच शैल नेवर बी मोर देन 5 करोड़ रुपीज, ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़ रुपए। टर्नओवर ऑफ विच एज पर इट्स लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 20 करोड़ रुपीज। तो अगेन, एक प्राइवेट कंपनी को कब स्मॉल बोलते हैं? जब उसका पेड अप कैपिटल, अच्छा यहाँ पे और हटाओ, एंड लगाओ बेटा, याद है ना, और एंड का ट्रीटमेंट सिखाया था। तो पेड अप कैपिटल 50 लाख एंड टर्नओवर 2 करोड़ के अंदर है तो आप स्मॉल कंपनी हो सकता है फ्यूचर में इनकी वैल्यूज को बढ़ा दिया जाए, तो ज्यादा से ज्यादा कितना बढ़ाया जा सकता है? 50 लाख को बढ़ा के 5 करोड़ तक किया जा सकता है, टर्नओवर को बढ़ा के 20 करोड़ तक किया जा सकता है। पर हमको क्या लिमिट याद रखनी है? 50 लाख एंड 2 CR। दैट्स इट, वी डन। नाउ व्हिच कंपनीज डज नॉट फॉल अंडर, व्हिच कंपनीज डज नॉट फॉल अंडर व्हाट स्मॉल कंपनीज एम्बिट? सो होल्डिंग सब्सिडरी। अरे तू होल्डिंग, तू साला किसी कंपनी को अक्वायर कर रहा है तो खुद को स्मॉल बोलता है, तो आप तो बनने से रहे। सर सब्सिडरी कंपनी को तो स्मॉल बोलो। बेटा सब्सिडरी कंपनी के लिए मैंने आपको एक रूल सिखाया था कि होल्डिंग कंपनी जिसके अंदर शेयर्स अक्वायर करती है, तो जो होल्डिंग कंपनी का स्टेटस होता है वही इसका बन जाता है। तो इसीलिए हमने बोला कि होल्डिंग और सब्सिडरी को स्मॉल कंपनी के एम्बिट में लाने ही मत। होल्डिंग कंपनी को स्मॉल कभी नहीं बोला जाएगा। नेक्स्ट अप, अ कंपनी रजिस्टर्ड एज सेक्शन 8। जल्दी बताओ सेक्शन 8 क्या होता है? जल्दी 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 बोलो सालों गंवारों। एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सर हमको अभी तक एनपीओ सिखाया कहाँ है? सिखाऊंगा, पर सेक्शन 8 का मतलब बताया, गोबर मत करो। और लास्ट, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो स्पेशल एक्ट से गवर्न होती है तो उसको कभी भी स्मॉल कंपनी के एम्बिट में नहीं लाया जाता। तो जल्दी से बता दो, स्मॉल कंपनी का मतलब होता है सर ऐसी कंपनी जो पब्लिक नहीं है, प्राइवेट है, जिसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से कम है एंड टर्नओवर 2 करोड़ से कम है। अगर इनको बढ़ाया भी गया तो कभी 50 लाख को बढ़ा के 5 करोड़ तक ले जाया जा सकता है, टर्नओवर को 2 करोड़ से बढ़ा के 20 करोड़ तक ले जाया जा सकता है। सर 3 एक्सेप्शंस थे, होल्डिंग, सब्सिडरी, नॉट टू बी इंक्लूडेड, 1। सेकेंड, अगर कोई स्पेशल एक्ट से बना के लेके आए हो, नॉट टू बी इंक्लूडेड। थर्ड, सेक्शन 8, नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट टू बी इंक्लूडेड। खत्म हो गया, स्मॉल कंपनी खत्म। इतना सिंपल तो था। सर व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनी? व्हेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। गवर्नमेंट म्हणजे काय? गवर्नमेंट म्हणजे अब देखो गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी जिसके अंदर गवर्नमेंट का मोर देन 51%, मतलब 51% या उससे ज्यादा। अ कंपनी इन विच द गवर्नमेंट हैज 51% और मोर, 51% और मोर, बचे 51 ही लिखना, ठीक है? क्यों? क्योंकि सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऐसा ही बोलता है। अब पहले एक बार ब्लैक बोर्ड पे आ जाओ। A government company means a company in which
either the central government, or the state government, और जहां पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलके शेयर्स खरीदे, इन तीनों में चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन शेयर्स खरीदे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट अलोन शेयर्स खरीदे, या फिर सेंटर और स्टेट मिलके किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, कितने? अप टू 51% और मोर, तो ऐसी कंपनी को आप बुलाते हो गवर्नमेंट कंपनी। ऐसी कंपनी को आप क्या बुलाते हो? गवर्नमेंट कंपनी। वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड सर। अब एक चीज समझनी है जो वेरी इंपॉर्टेंट है सर, तो आपने वो जो कॉरपोरेशन का भी वर्ड बोला था जो स्पेशल एक्ट से बनती है, तो उसमें भी तो गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होता है, तो कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी एक ही है क्या? थप्पड़ मारूंगा, नहीं है एक, बिल्कुल नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गवर्नमेंट कंपनी एंड कॉरपोरेशन? कॉरपोरेशन बच्चे हमेशा एक स्पेशल एक्ट से आती है, कॉरपोरेशन एक स्पेशल एक्ट से आती है, जबकि गवर्नमेंट कंपनी एक नॉर्मल कंपनी है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है, जिसमें गवर्नमेंट ने शेयर्स अक्वायर किए हैं, 51% और मोर, 51% और मोर। सही है, समझ में आ गया? अगर इतना तुमको आ गया ना, तुम्हारा गवर्नमेंट कंपनी हो गया है। रीड करो, फिर मैं साथ में रीड कराता हूं। हाँ जी, देख लो भैया। सो गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंटर गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स, partly by central and partly by one or more state governments, and includes a company which is a subsidiary company of a government company. अच्छा, what is a subsidiary of a government company? अब मान लो A is a government company. गवर्नमेंट कैसे बनती है? या तो सेंटर ने 51% शेयर दे रखे हो, स्टेट ने, या फिर दोनों ने मिलके। ए ने अगर किसी दूसरी कंपनी को अक्वायर किया, मतलब ए ने इसके अंदर मोर देन 51% शेयर्स ले लिए, ले रही है, तो ऐसे केस के अंदर ए तो गवर्नमेंट थी ही, बी के अंदर भी तो गवर्नमेंट कंपनी ने शेयर्स ले लिए, तो बी भी क्या बन जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। समझ में आ गया सर? सो पॉइंट टू बी नोटेड दैट द गवर्नमेंट कंपनी इज नाइदर। अब देखो बच्चे, ये है ना बहुत इंपॉर्टेंट समझने के लिए, इसके ऊपर कल प्रिंसिपल आ सकता है और हमको एक फैक्ट दिया जा सकता है जिसको हमको सॉल्व करना है। इसका डिस्कशन मैंने चैप्टर 5 में करना है, आप आराम से निश्चिंत रहिएगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अच्छा, एक बात समझो, आज मैं एक गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहा हूं। मैं किस में काम कर रहा हूं? एक गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहा हूं, एंड उस गवर्नमेंट कंपनी के अंदर मेरे को सैलरी नहीं मिली, कंपनी बंद हो गई। कंपनी बंद होने के बाद पैसा रिकवर हुआ, बट सैलरी जितना पैसा नहीं आया, हेंस the salary to the employees was not paid. Now these employees are going outside to the court and filing a case against the government and saying गवर्नमेंट कंपनी मतलब गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट हमको सैलरी देगी। गवर्नमेंट बोली, लल्लू तेरे को चिराग सर ने सॉल्वेंट वर्सेस सॉल्वेंट नहीं पढ़ाया था? Once a company is incorporated, it is a separate legal entity, और कंपनी की लाइबिलिटी कंपनी की है, गवर्नमेंट तक नहीं आ सकते आप। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि ना तो, वापस सुनना, ना तो आप जब कोई गवर्नमेंट कंपनी के साथ काम करते हो, ना तो आप ये बोलते हो कि मैं एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं,
और ना गवर्नमेंट तुमको कुछ देने के लिए लाइबल है। गवर्नमेंट की लाइबिलिटी सिर्फ उतनी है जितने के उसने शेयर्स खरीदे, टू द अनपेड अमाउंट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, बस, और कुछ भी नहीं। सो द गवर्नमेंट कंपनी इज नाइदर अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, नाइदर अ गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट का कुछ नहीं है वो। सिंस एम्प्लॉइज ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट्स, एमसीक्यू, गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉइज गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते हैं। अगर तुम किसी गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहे हो तो क्या तुम गवर्नमेंट के सर्वेंट हो गए? दे हैव नो लीगल राइट। अच्छा सर, ऐसा क्यों हम गवर्नमेंट सर्वेंट क्यों नहीं है? क्योंकि राजा, अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, दे हैव नो लीगल राइट टू क्लेम दैट द गवर्नमेंट शुड पे देयर सैलरी। ये केस हुआ था जहां पे कोर्ट ने बोला था कि गवर्नमेंट क्यों उनकी सैलरी भरेगी, और दैट द एडिशनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द अकाउंट ऑफ रिविजन ऑफ देयर पे स्केल्स should be met by the government. It is the responsibility of the company to pay them their salaries. कंपनी की जिम्मेदारी है, कंपनी उनको उनकी सैलरी देगी और कोई कुछ नहीं देगा। खत्म। अभी तक राजापन ने क्या क्या सीख लिया? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी कंपनी, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। अभी अपन जा रहे हैं फॉरेन कंपनी, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा होगा। सो नाउ व्हाट इज अ फॉरेन कंपनी? सर देखो, फॉरेन कंपनी का ना बहुत मस्त चीज सिखा देता हूं आपको। फॉरेन कंपनी कहलाने के लिए ना आपके अंदर दो चीजें होनी चाहिए। फॉरेन कंपनी कहलाने के लिए दो चीजें होनी चाहिए। एक तो इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन आउट ऑफ इंडिया होना चाहिए। इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन आउट ऑफ इंडिया होना चाहिए। ऑब्वियसली तभी तो मैं आपको फॉरेन बुलाऊंगा। पर अब एक बात समझो, आपका इनकॉर्पोरेशन तो आउट ऑफ इंडिया है, मतलब अच्छा मैं इनकॉर्पोरेशन बोलूं, आपका हेड ऑफिस बोल लो, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस। अच्छा अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस बाहर है मतलब आप भारत के बाहर ही बने होगे ना, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन होते वक्त तो आपको बताना पड़ेगा। सो आपका इनकॉर्पोरेशन आउट ऑफ इंडिया हुआ है। क्या सिर्फ आपका इनकॉर्पोरेशन आउट ऑफ इंडिया हुआ है, इसको पढ़ते हुए मैं ये कह दूंगा कि आप एक फॉरेन कंपनी हो? तो ये एक बहुत ही गलत स्टेटमेंट होगा। अगेन ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट होगा। सर क्यों? क्योंकि इंडिया के लिए वो फॉरेन कब होगी? पहला तो वो आउट ऑफ इंडिया बनी, और सेकंड उसका कोई एनी प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया होना चाहिए। उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया होना चाहिए। दो चीज समझ में आ रही क्या है बेटा? पहला तो उसका इनकॉर्पोरेशन आउट ऑफ इंडिया होना चाहिए, और दूसरा उसका एनी प्लेस ऑफ बिजनेस का होना चाहिए इन इंडिया होना चाहिए। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है। दो चीजें हो गई। आप मेरी इंडिया के लिए क्या कहलाओगी? फॉरेन कंपनी कहलाओगे। आ जाओ रीड करके देखते हैं क्या यही है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 बोलता है दैट अ फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। फॉरेन कंपनी मतलब जो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुई है, बट विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। उसका एक प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है बाय इटसेल्फ, वो खुद ही का एक पूरा प्लेस ऑफ बिजनेस अपना ऑफिस सेट करके बैठी है, या उसके एजेंट के थ्रू, उसने कोई अपने एजेंट्स के थ्रू किया है, चाहे उसका ऑफिस फिजिकली हो चाहे उसका ऑफिस इलेक्ट्रॉनिकली हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर फिजिकल ऑफिस भी नहीं है बट इलेक्ट्रॉनिकली आप इंडिया से ऑर्डर ले रहे हो, इंडिया में कुछ सप्लाई कर रहे हो, वी विल कंसिडर यू एज अ फॉरेन कंपनी। एंड ही कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर फॉर्म। तो अगर आप देखो तो दो ही कंडीशंस थी। पहली, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। नाउ दिस प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया कैन बी फिजिकल और जल्दी जल्दी जल्दी, मेरे को याद नहीं आ रहा, तुम तो बोल सकते हो, नहीं आ रहा, शर्म आनी चाहिए तुमको। इलेक्ट्रॉनिक। खलास, झालं भाई झालं, आज भी आगे। अब क्या है नीचे, एसोसिएशन विच इज नॉट अवर प्रॉफिट। अभी सेक्शन 8 कंपनी, देखो इन टर्म्स ऑफ मनी वी हैव नो मनी। आप डेप्थ समझना बात की, पैसों की बात करी जाए तो हमारे पास पैसा ही नहीं है सिर्फ, तो क्या ही बात करें। अब एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कुछ चीजें समझाना।
अब मैं आपको एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट समझाने से पहले कुछ और समझाना चाहता हूं। बेटा देखो, जब कभी भी अपन एक कंपनी बनाते हैं ना, यानी कि अपन जब कभी भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो या तो आप उसको एक प्राइवेट कंपनी बनाते हो या फिर आप उसको पब्लिक कंपनी बनाते हो या फिर आप उसको ओपीसी बनाते हो। सही है ना, ये आपने सीखा। बट बच्चे ये प्राइवेट है, पब्लिक है, ओपीसी है, कैसे पता पड़ता है? तो बच्चे कंपनी के दो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको 12th में भी 100% सिखाया होगा, बट मैं वापस सिखा रहा हूं। एक को आप बोलते हो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरे को आप बोलते हो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब बेटा क्या होता है समझना बच्चे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ना, मतलब मानना जैसे इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन चार्टर ऑफ द कंपनी बुलाते हैं, इसको अपन चार्टर ऑफ द कंपनी बुलाते हैं, या फिर अपन इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी बुलाते हैं, इसको अपन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी बुलाते हैं। सर ऐसा क्यों? जस्ट लाइक यू एंड मी, we are getting the right to speak, right to move across the territory of India, right to follow any profession from our constitution, that we are getting power from the constitution. A company gets its entire power from its memorandum of association, और इसके बाहर वो कभी कुछ नहीं कर सकती। सही है? MOA में पावर लिखा होता है, और ये जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है ना, एक्चुअली ये एक्सप्लेन करता है, ये क्या करता है, एक्सप्लेन करता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। रादर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस को अपन बोलते हैं दैट दीज आर रूल्स, दीज आर योर रेगुलेशंस। कभी आप इसको बायलॉज भी बुलाते हो अपने, आप इनको अपने बायलॉज भी बुलाते हो, जो कंपनी का एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, जो कंपनी का एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है जिससे कंपनी फंक्शन करती है। तो कितने डायरेक्टर हैं, कौन अभी डायरेक्टर हैं, कंपनी का सीएस कौन है, वोटिंग कैसे होगी, नोटिस कितने दिन पहले भेजना है, मीटिंग कहाँ पे होगी, मीटिंग का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे कैसे होगा, वो सब कुछ कहाँ लिखा होता है बेटा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। ये दो चीजें याद रहेंगी आपको। अब बच्चे एमओए के अंदर है ना 6 क्लॉजेज होते हैं। आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 6 क्लॉजेज होते हैं। अपन उसको बोलते हैं NROLCS। क्या बोलते हैं? NROLCS, नेम क्लॉज। बच्चे इसके अंदर है ना कंपनी का नाम लिखा जाता है, कंपनी का नेम। अलॉन्ग विद दिस इसमें ऐड किया जाता है वेदर इट इज अ प्राइवेट कंपनी और इट इज अ पब्लिक कंपनी, वट एवर इट इज, आप वो ऐड करते हो। ये पहला क्लॉज होता है। सेकेंड होता है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। अब रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज को बच्चे अपन, आप रजिस्टर्ड ऑफिस भी बोलते हो और आप सिचुएशन क्लॉज भी बोलते हो। सो इफ यू सी व्हाट इज हैपनिंग, एक तो आपके सामने आ गया दैट इट इज समवेयर अ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, और रादर व्हाट यू कॉल इट एज अ सिचुएशन क्लॉज। नाउ सिचुएशन क्लॉज बोलो, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज बोलो, इस क्लॉज के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आती है, दैट इज नथिंग बट योर स्टेट, नथिंग बट योर स्टेट। समझ में आ गया बेटा? एड्रेस नहीं लिखना है, सिर्फ कंपनी का स्टेट बताना है। मतलब आप राजस्थान में हैं, महाराष्ट्र में हैं, सिर्फ वो बताओ। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ये तो सिर्फ तुमको पावर देने के लिए ना, ये तुमको पावर दे रही है कि तुमको महाराष्ट्र के अंदर कहीं पे भी रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएट करना हो कर लेना, पावर है महाराष्ट्र के अंदर का। तीसरा होता है बेटा ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होता है सर? इसके अंदर आपका, ये सबसे मेन क्लॉज होता है, इसके अंदर आपका पर्पस बताया जाता है। सो इसके अंदर यू राइट योर मेन ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज क्रिएटेड। लाइक इफ यस इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू कंपनी, आवर मेन ऑब्जेक्ट विल बी टीचिंग एंड सेलिंग बुक्स फॉर कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, सो दैट इज आवर मेन ऑब्जेक्ट। एल इज लाइबिलिटी क्लॉज, एल इज लाइबिलिटी क्लॉज। अब बेटा ना लाइबिलिटी 3 तरीके की होती है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर, दैट
तीन चीजें हो सकती है। आइदर अच्छा, लाइबिलिटी क्लॉज मतलब आपके मेंबर्स की लाइबिलिटी, तो या तो आपकी मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी बाय शेयर्स, आपकी मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी बाय शेयर्स, या फिर आपके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी बाय गारंटी, या फिर आपके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी नहीं, वो होगी अनलिमिटेड। लेट्स डू इट वेरी सिंपली, ये सिखाता भी हूं और अब अपन थोड़ी चीजें रीड कर लेते हैं, फिर वापस से अपन एनपीओ पे आएंगे। बट एनपीओ सिखाने के लिए मेरे को ना आपको ये सारी चीजें सिखाना बहुत जरूरी है, ठीक है, वरना इनजस्टिस है टॉपिक के साथ। आपको बहुत सिंपली आएगा बच्चे, समझना। लिमिटेड का मतलब क्या होता है सर? लाइबिलिटी लिमिटेड है। अब लाइबिलिटी क्लॉज है, अगर लिमिटेड वर्ड लगाओ तो मतलब मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। तो राजा दो तरीके पे लिमिटेड है, देखते हैं क्या है। देखो, नाउ व्हाइल आई एम टॉकिंग अबाउट लिमिटेड बाय शेयर्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है यहाँ। सो नाउ इन दिस केस कैन आई राइट दैट द लाइबिलिटी ऑफ द members is limited, the liabilities of the members is limited up to the unpaid amount, up to the unpaid amount on the face value of the शेयर्स। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया था कि सर शेयर्स के केस में क्या होता है, दैट योर लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द अनपेड अमाउंट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। मार्केट वैल्यू कंसीडर मत करना, क्या होती है देख लो वापस से। वैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था बच्चे, फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इज 100, आज उसकी मार्केट वैल्यू 1000 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी लायबिलिटी मार्केट वैल्यू पे नहीं आती, किस पे आती है? फेस वैल्यू पे आती है। द पेड अप इज 60, आपने उसमें 60 रुपया दे दिया है, अनपेड कितना है? 40। अब अगर कल कंपनी बर्बाद भी हो जाए या कुछ भी हो जाए, आपकी लाइबिलिटी कितनी है? आपकी लाइबिलिटी है सर टू पे द रुपीज द अनपेड अमाउंट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, दैट इज रुपीज 40 ऑन रुपीज 100, दैट्स इट। इफ यू हैव पेड एंटायर 100 यू डू नॉट हैव एनी लाइबिलिटी। श्योर इनफ, आई जस्ट, मैंने उल्टा लिख दिया। नो लाइबिलिटी, सही है, इसको बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब मैं आपको सिखाता हूं लिमिटेड बाय गारंटी। अब देखो क्या होता है ना, कभी कभार देखिए दो तरह की कंपनीज होती हैं। एक कंपनी होती है जिसको स्टार्ट करते वक्त ही पैसों की जरूरत हो। अच्छा, आप जब शेयर्स इशू करते हो तो ये आप अपने डे टू डे फंक्शन के लिए, आप कभी लोन लेके अपना घर चलाते हो क्या? नहीं। आप किसी को अपनी ओनरशिप देके अपना डे टू डे फंक्शन करोगे क्या? नहीं। तो जब आप शेयर्स देते हो ना, इससे आप अपनी फिक्स्ड एसेट्स बनाते हो, आप इससे अपनी बिल्डिंग्स बनाते हो, आप मशीनरीज खरीदते हो हैवी जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स दे। तो दो तरीके की कंपनीज होती हैं, एक जिनके पास स्टार्ट करते वक्त पैसा होता है, दे डू नॉट वांट योर फंड्स, और दूसरी होती है जिनका स्टार्ट करते वक्त पैसा ही नहीं होता एंड दे वांट फंड्स टू स्टार्ट एंड दे हैव टू बाय थिंग्स। सो दोज कंपनी विच रिक्वायर फंड्स एंड दे वांट टू स्टार्ट, लाइक, तो ये बनेंगे लिमिटेड बाय शेयर्स। सो दोज कंपनीज हु वांट टू हैव फंड्स फ्रॉम द स्टार्ट, दे विल इशू देयर शेयर्स इन द बिगिनिंग, टेक इट एंड देन गो। सेकेंड इज लिमिटेड बाय गारंटी, सेकेंड इज लिमिटेड बाय गारंटी। अब देखो गारंटी में क्या होता है, ये ऐसी कंपनी से जो बोल रही है हमको अभी पैसों की जरूरत नहीं है, आप हमको सिर्फ वादा करो जब हम बुलाएंगे आप सब कुछ छोड़ छाड़ के पैसा लेके आओगे। सो गारंटी कंपनी क्या करती है ना, आपसे आपको कोई शेयर्स इशू नहीं करती। गारंटी कंपनी आपको कोई शेयर्स इशू नहीं करती है, वो आपको अपनी गारंटी यूनिट्स देती है, वो आपको गारंटी यूनिट्स देती है। और गारंटी में क्या होता है, दैट द पेमेंट बाय द शेयर होल्डर is only done at the time of winding up, at the time of winding up। आपका पेमेंट सिर्फ और सिर्फ कब किया जाएगा? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। मतलब अगर कंपनी कभी बंद होने चली जाती है तभी आपको पैसा देना है, वरना आपको पैसा ही नहीं देना है, लेट इट बी। अब देखो क्या हो रहा है, आप लोग क्या करते हो, सिर्फ स्टार्टिंग में देते हो अपनी एक
गारंटी। अब है ना, आप ऐसा नहीं बोल सकते 525 रुपये की गारंटी देना भैया। अब गारंटी की ना फिक्स्ड यूनिट्स पहले से ही डिसाइडेड होती है, गारंटी की फिक्स्ड यूनिट्स पहले से ही डिसाइडेड होती हैं, जैसे 25,000। अब आपको मिनिमम 25,000 की गारंटी देनी है और देयर आफ्टर आप उसके मल्टीपल्स में गारंटी देते हो, 50,000, 75,000, 1,00,000, एंड बेस्ड ऑन दीज गारंटीज आपने 25,000 दिया है तो आपको 1 यूनिट, 50,000 दिया है तो 2 यूनिट, 75,000 दिया है तो 3 यूनिट, 1,00,000 दिया है तो 4 यूनिट, ऐसे करके आपको यूनिट्स मिलते हैं। अब प्रैक्टिकली आपको यू डू नॉट हैव टू पे देम राइट नाउ। योर लाइबिलिटी, याद रखना, योर लाइबिलिटी to pay will only and only arise, your liability to pay will only and only arise when there is, वापस रिपीट कर रहा हूं, when there is a situation where the company goes into winding up। अगर कंपनी वाइंडिंग अप में नहीं जाती, आपको कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनी आपको वाइंड अप होने से पहले ही बोलती है ना प्लीज अभी दे दो वरना वाइंड अप हो जाएंगे, फिर तो देना ही है, कर वाइंड अप। वाइंड अप होगा तो पेमेंट है, वरना पेमेंट नहीं है, बात खत्म, और कुछ भी नहीं है। अब समझ में आ गया सर, गारंटी में पेमेंट बाद में होता है, पहले नहीं होता, जबकि जब आप शेयर्स खरीदते हो तो पहले होता है। सर अब हमको एक दो डाउट्स हैं, सर व्हाई वुड देन एनीवन बाय शेयर्स? बेटा देखो बात बराबर ही है। अच्छा आप आज शेयर खरीदते हो, क्या आप जब चाहे शेयर्स बेच सकते हो? जी, आपको पैसा वापस मिल जाएगा। गारंटी के अंदर भी आप अगर आज बोल रहे हो कि मैं पैसा दे दूंगा जब आपको चाहिए, तो कंपनी को पैसा कब लगता है? जब वो बुरी कंडीशन में होती है, वाइंडिंग अप में होती है, तो लेते हैं। दूसरी बात, ये जो गारंटी आप उनको देते हो ना, ये लोग अगर इनको कभी पैसों की जरूरत होती है ना, तो ये गारंटी सर्टिफिकेट्स दिखा के बैंक से लोन ले लेते हैं। दे कैन टेक बैंक लोन्स, हो गया सिंपल। ये लोग बैंक लोन लेते हैं तो उनका काम चल जाता है। बैंक को बोलते हैं हमारे पीछे है ना इतने सारे लोग, आप पैसा दो, बंद हो गए तो ये देंगे आपको आपके पैसे। हमने उनसे बोला है कि वाइंडिंग अप के टाइम पैसा देना पड़ेगा। आर वी गेटिंग इट? वेरी सिंपल है, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ कंपनीज होती है ना, अब आपको लिमिटेड बाय शेयर समझ में आ गया, लिमिटेड बाय गारंटी। पर गारंटी में ना, अब मेरे को कुछ नया नहीं सिखाना, पर समझो कुछ कुछ कंपनी ऐसी होती है ना जो मांगती भी होती है और डरी हुई भी होती है, मतलब इनको पैसा भी चाहिए पर इनको गारंटी भी चाहिए। सो देयर इज अनदर टाइप। अब जो मैं आपको बता रहा था ना, दैट एक होता है लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा होता है लिमिटेड बाय गारंटी, दूसरा होता है लिमिटेड बाय गारंटी। अब बेटा लिमिटेड बाय गारंटी कैन बी ऑफ टू टाइप्स, आइदर इट कैन बी हैविंग शेयर कैपिटल or it can be not having share capital। अब देखो if it does not have a share capital, तो मतलब वो सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या मांग रही है? गारंटी मांग रही है। तो in that case the only liability members have is to pay the guaranteed amount at the time of winding up, क्योंकि शेयर कैपिटल तो है ही नहीं, तो कुछ चाहिए नहीं। और एक और गारंटी कंपनी थी जो बोलती है हमको गारंटी तो चाहिए फ्यूचर के लिए, हमको थोड़ा शेयर्स भी इशू करने का, क्योंकि अभी भी थोड़ा पैसा चाहिए। तो इसमें शेयर होल्डर्स की दो लाइबिलिटी हो जाती है। कौन सी? अच्छा एक बात बताओ, शेयर कैपिटल वाला केस जो मैंने आपको ऊपर सिखाया था बेटा, लिमिटेड बाय शेयर्स, इसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या थी? अप टू द अनपेड अमाउंट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। गारंटी कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या थी? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अब ये क्या कर रहा है? इट इज क्रिएटिंग अ गारंटी कंपनी विच इज ऑल्सो हैविंग शेयर कैपिटल। तो याद रखना यहां पे मेंबर्स गेट टू फोल्ड लाइबिलिटीज, यहां पे मेंबर्स गेट टू फोल्ड लाइबिलिटी। One, to pay the
अनपेड अमाउंट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, तो ये आपकी पहली लाइबिलिटी है. एंड टू पे द guarantee amount at the time of winding up. At the time of winding up. समझ में आ गया बच्चे? Very simple. It was pretty simple for you to understand. अच्छा, अब देखें, मैं आपको थोड़ा सा और चीज़ बताना चाहता हूँ. अब कुछ कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आता है कि सर मान लो, आपकी सारी बातें समझ में आ गई, मान लो कि हमने एक गारंटी कंपनी को आज गारंटी दी और हम कल चल के इसको क्या करना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं. हम कल चल के इसको क्या करना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं. तो सर आप तो बोलोगे कि सालों से डिविडेंड खा रहा था और अब चला गया. बेटा एक बात समझना, अगर आप एक कंपनी का शेयर भी खरीदते, आपने उनको पे किया होता, वो आपको डिविडेंड देते थे. सेम गारंटी में भी आपको डिविडेंड मिलता है आपकी गारंटीड अमाउंट के ऊपर. अच्छा, जब आप इसको सेल करोगे तो भी तो आपने जितना पे किया था उल्टा प्लस उसमें जो भी आपके शेयर में कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ है, जितना वो शेयर और महंगा हो गया है, वो भी तो लेके उठ रहे हो आप. तो आपने कंपनी को दिया क्या, जाते जाते आप और लेके जा रहे हो. तो इसीलिए चाहे आप शेयर्स में अपॉइंट करो, पैसा लगाओ, तब भी आप एंड में अपना पूरा पैसा ले जाते हो. गारंटी कंपनी में लगाओ, तब भी आप विड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि आपने जो गारंटी दी थी उस दम पे शायद तक कंपनी ने आगे लोन्स लिए होंगे. तो आपको कभी भी शर्माने की जरूरत नहीं. गारंटी भी कभी भी विड्रॉ की जा सकती है और अपने शेयर्स भी कभी भी सेल किए जा सकते हैं. पक्का एकदम समझ में आया? सो नाउ वी नो अ कंपनी कैन बी, देखो क्या मेरे बच्चों को समझ में आया? लिमिटेड बाय शेयर से समझ में आ गया. द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड अप टू द अनपेड अमाउंट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर. लिमिटेड बाय गारंटी सर कैन बी ऑफ टू टाइप्स. वन, हैविंग शेयर कैपिटल, एंड सेकेंड, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल. हैविंग शेयर कैपिटल एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल. सर अगर हैविंग शेयर कैपिटल है तो दो लाइबिलिटी हो जाएंगी. एक तो ऊपर वाली अनपेड अमाउंट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, और दूसरी वाली टू पे the guaranteed amount at the time of winding up. And if it is a guarantee company not having share capital, then your liability is only limited to the guaranteed amount which has to be paid at the time of winding up. Third is unlimited. इसको सिखाने की भी जरूरत नहीं है. Unlimited company में the liability of the members can extend beyond their share and दो मिनट में लैपटॉप हैंग हो गया. बियॉन्ड देयर शेयर एंड कैन एक्सटेंड अप टू देयर पर्सनल एसेट्स. तो अनलिमिटेड कंपनी में आपकी लाइबिलिटी कितनी भी हो सकती है. अनलिमिटेड कंपनी में आपकी लाइबिलिटी कितनी भी हो सकती है. नो वन कैन चेंज इट. सिंपल, क्लियर, शॉर्ट. सो लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी. ठीक है, बहुत ही बढ़िया था सर, समझ में भी आ गया पूरा का पूरा. अब कोई डाउट भी नहीं हमको. ये मेरे को आपको सिखाना था लाइबिलिटी क्लॉज में. तो अब या तो आपकी कंपनी की लाइबिलिटी क्लॉज में लिखा होगा दैट इट इज लिमिटेड बाय शेयर्स, लिखा होगा लिमिटेड बाय गारंटी, या फिर लिखा होगा इट्स एन अनलिमिटेड कंपनी. अगर यहाँ पे अनलिमिटेड लिखा है तो आपके नाम में भी यहाँ पे अनलिमिटेड लग जाएगा. कैपिटल क्लॉज एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज. अच्छा, एनआरओएल समझ में आ गया, नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट एंड लाइबिलिटी. कैपिटल क्लॉज में लिखी जाती है कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल. अब है ना, ये सिखाने के लिए पहले मैं आपको पहले लाइबिलिटी क्लॉज अपने नोट्स में कहा है वो रीड कराता हूं, फिर ऑथराइज्ड कैपिटल भी सिखा देता हूं. यहीं कहीं खत्म कर देते हैं इसको. एनपीओ 2 मिनट के लिए छोड़ो, नीचे आओ, ये रहा. अच्छा, एक्चुअली एनपीओ के बाद नेक्स्ट टॉपिक वही है. पहले ही खत्म करते हैं. आता है आपको, देखो, लिमिटेड बाय शेयर्स. As per 221, company limited by shares means a company having the liability of its members limited by the memorandum. Memorandum मतलब the maximum power था. To the amount. अच्छा, memorandum में कहाँ लिखा होगा सर? liability clause में लिखा होगा that this is limited by shares if any, that to the amount if any unpaid on the shares respectively held by them
Accordingly, no member of a company limited by shares can be called upon to pay more than the nominal value. Nominal value का मतलब क्या होता है सर? Face value of the shares held by him. Limited by guarantee, यही सेक्शन ने समझा है 221. Company limited by guarantee means a company having the liability of its member limited by the memorandum to such amount as the members may respectively undertake to contribute to the assets. कब contribute करेंगे? Of the company in the event of being wound up. सही है. अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, पता है इसमें दो लाइबिलिटी होती हैं सर. हैविंग शेयर कैपिटल ऑन इनकॉर्पोरेशन एंड इट रिसीव्स द गारंटी अमाउंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स ऑन लिक्विडेशन. अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल रिसीव्स द गारंटीड अमाउंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स ऑन लिक्विडेशन. डिट्टो है, मैंने आपको पीछे बेटर लिखा है, वो याद रखना है अपन ने. अनलिमिटेड गारंटी, देयर इज नो लिमिट ऑन लॉसेज विच ओनर्स हैव टू बेयर. इनके पर्सनल एसेट्स तक भी जा सकता है. खत्म, ये हो गया. लो अब देखो, अपने को ना ये होल्डिंग सब्सिडियरी नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना. आ जाओ, ये तो ऑलरेडी हो चुका है ना. नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी हो गए यार. मेरे को तुमको मैंने डाला था तुम्हारे नोट्स में, एक सेकेंड वेट. ये रहा शेयर कैपिटल. ये एक्चुअली आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक ही में से. हाँ जी, तो पहले ये कर लेते हैं, देन विल गो अप अगेन. जी अब आप पढ़ रहे हैं अपना शेयर कैपिटल. अब ना बेटा, ये कैपिटल क्लॉज समझने के लिए, ऑथराइज कैपिटल क्या होती है समझने के लिए, लेट मी टेक डाउन टू ए न्यू जर्नी. आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है. मैंने बहुत ज़्यादा एक्सटेंड तो नहीं कर दिया लेक्चर, इट्स अ वेरी स्मॉल लेक्चर है अभी तक. तो आ जाओ. अब बेटा ना शांति से सुनना 5 मिनट के लिए और ये पूरा खत्म हो जाएगा. अब बेटा कैपिटल, मैंने आपको शेयर कैपिटल का मतलब सिखाया था. जी सर, आपने शेयर कैपिटल का मतलब बताया था. आपने कहा था शेयर कैपिटल का मतलब होता है जब जो हमको पैसा चाहिए उसको हम शेयर करके लेते हैं. तो शेयर कैपिटल मीन्स व्हेन द शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड शेयर्स. तो जिसमें मैंने आपको डेफिनेशन सिखाई थी दैट अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. अब मैं आपको कैपिटल के अलग अलग हिस्से समझाने जा रहा हूं कि किसको क्या बुलाते हैं, किसको कैसे बुलाते हैं. देखो, सबसे पहले वर्ड आता है ऑथराइज्ड कैपिटल. अच्छा बेटा, आप ऑथराइज्ड कैपिटल बोल लो, इसी को आप नॉमिनल कैपिटल बोल लो, इसी को आपको चाहिए रजिस्टर्ड कैपिटल बोल लो, कुछ भी बोल सकते हैं. तीनों वर्ड्स यही हैं. तो आप इसे ऑथराइज बोलो, नॉमिनल बोलो, रजिस्टर्ड बोलो, बात बराबर है. तीनों कैपिटल यही है. कीपिंग दिस साइड. अब देखो, ऑथराइज्ड, नॉमिनल, रजिस्टर्ड का मतलब होता है द हाईएस्ट अमाउंट विच अ कंपनी कैन रेज फ्रॉम मेंबर्स. और आप बेटर लिखो इसको, हाईएस्ट अमाउंट विच अ कंपनी कैन रेज बाय इशूइंग शेयर्स. इसके ऊपर नहीं जा सकते. अच्छा, एक बात समझना, इसके ऊपर नहीं जा सकते, इसका मतलब ये मैक्सिमम है. यस, दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल विच यू कैन रेज. हाँ, इसको अपन ऑल्टर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, पर ये लिखी जाती है कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, क्योंकि इससे कंपनी को मिलता है पावर कि आप इतना पैसा पब्लिक से ले सकते हो. सही बात है. अच्छा, एक सेकंड बात समझना, मेरी हाईएस्ट कैपिटल, मेरी जो नॉमिनल कैपिटल, मेरी जो रजिस्टर्ड कैपिटल, मैं जिसको मेरी ऑथराइज कैपिटल बोल रहा हूँ, ये 5000 करोड़ है कि मैं इतना ले सकता हूँ. पर जरूरी तो नहीं मुझे आज का आज एक ही बार में इतने पैसों की जरूरत पड़ जाए. शायद मुझे कुछ लेना हो, कुछ ना लेना हो. तो एमओए ने बोला भैया मैं आपको पावर दे रहा हूँ, पर आपको चाहिए कितनी, तो आपकी डिमांड है. तो बच्चे, इसके अंदर से जितना तुम पब्लिक को इशू करते हो, इसके अंदर से जितना तुम पब्लिक को इशू करते हो, उसको अपन बोलते हैं
इशूड कैपिटल. सो इशूड कैपिटल का मतलब क्या हो गया? द शेयर्स एक्चुअली issued to public, the shares actually issued to public for subscription, कि भैया आपको इतना हम खरीदने के लिए ऑफर दे रहे हैं, इसको आप बोलते हो issued capital. ऑथराइज मतलब मैक्सिमम, इशूड मतलब द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल जो आपने इशू करी. अच्छा, जरूरी है कि जो तुमने इशू किया उतना का उतना बिक जाए? शायद कुछ बिके कुछ ना बिके. तो जो लोगों ने खरीद लिया आप उसको बुलाते हो सब्सक्राइब्ड कैपिटल, उसको आप बुलाते हो सब्सक्राइब कैपिटल. सो द शेयर्स which have been actually subscribed, उसको आप क्या बुलाते हो? सब्सक्राइब कैपिटल. इसीलिए आप देखो अपनी बैलेंस शीट में आप सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल ऊपर ऊपर दिखाते हो, फिर 2 लाइन खींच देते हो. ये बताने के लिए होता है कि मैक्सिमम कैपिटल है, इसको अपन गिनती में नहीं लाते. उसके नीचे अपन लिखते हैं इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल. नाउ डू यू गेट इट? व्हाई वी कॉल इट एज इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल? ये हो गया आपकी सब्सक्राइब कैपिटल. अच्छा, एक सेकेंड, जरूरी है कि जितना आपने सब्सक्राइब किया उसमें हम पूरा का पूरा पैसा अभी आपसे ले लें? सही बात है. अब जितना आपने शेयर सब्सक्राइब किया उसमें से में जितने पैसों की जरूरत है, जितना हमने कॉल कर लिया आपसे कि इतना पैसा हमको चाहिए, हम उसको कॉल्ड अप कैपिटल बुलाते हैं. हम उसको कॉल्ड अप कैपिटल बुलाते हैं. सो द मनी एक्चुअली कॉल्ड बाय द कंपनी, इसको आप क्या बोलते हो? कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हो. अनकॉल्ड का मतलब क्या होता है? कि अभी तक कंपनी ने इस पे कॉल नहीं किया है, कंपनी हैजंट आस्क्ड फॉर इट. अच्छा, अब जितना हमने कॉल्ड अप किया, ऐसा तो नहीं कि सब शरीफ हो सबने ही पे कर दिया होगा. तो इस कॉल्ड अप पे जितना लोगों ने पे कर दिया, जितना लोगों ने पे कर दिया, हम उसको क्या बोलते हैं? पेड अप कैपिटल. और जितना अभी तक लोगों ने पे नहीं किया है, हम उसको क्या बोलते हैं? अनपेड कैपिटल. पूरा समझा दिया तुमको, खत्म. देख लो बेटा, आ गया, एक ही झटके में समझ में आ जाना चाहिए. सर, ऑथराइज कैपिटल इज द हाईएस्ट अमाउंट जो हम पब्लिक से ले सकते हैं. उसमें से जितना हम इशू करते हैं इशूड कैपिटल, उतने में से जितना वो खरीद लेते हैं सब्सक्राइब कैपिटल. सब्सक्राइब कैपिटल में से जितना हम कॉल करते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, जितना हम नहीं बुलाते हैं अनकॉल्ड कैपिटल. कॉल्ड कैपिटल में से जितने लोगों ने पैसा दे दिया पेड अप कैपिटल, जिन्होंने नहीं दिया उसको आप अनपेड कैपिटल बुलाते हो. जल्दी देखो, शेयर का मतलब होता है इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक except where a distinction between stock and share is expressed or implied. Share capital refers the, अच्छा, स्टॉक का मतलब क्या होता है? जब अपन शेयर्स की आइडेंटिटी हटा देते हैं, मतलब 1 शेयर इज फॉर 100 रुपीज, 2 शेयर इज फॉर 100 रुपीज. तो मतलब मैं अगर आपको बोलूं मेरे पास 10 शेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑफ 100 रुपीज ईच. तो अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास कितने शेयर्स है, तो आप बोलोगे 10 शेयर्स. मैं पूछूंगा कितने रुपए के शेयर्स हैं, आप बोलोगे 1000 रुपए. सर, 100 रुपए का एक शेयर, 10 शेयर्स आपके 1000 रुपए. स्टॉक में क्या होता है? ये नंबरिंग हट जाती है. अब कंपनी बोलेगी दैट यू हैव अ स्टॉक ऑफ 1000 रुपीज. खत्म, इसका डिस्टिंक्शन नहीं है. या तो ये पूरा का पूरा स्टॉक बेच दो या पूरा का पूरा रख लो, पूरा एक ही में स्टॉक कर दिया. तो ये बोल रहा है शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो इंक्लूड्स अ स्टॉक. एक्सेप्ट वाली बात आगे नहीं पढ़नी अपन इसमें. शेयर कैपिटल रेफर्स द फंड्स दैट अ कंपनी रेजेस इन एक्सचेंज ऑफ इशूइंग ओनरशिप इंटरेस्ट इन द कंपनी. जब मैं आपको शेयर दे रहा हूं, मैं आपको मेरा ओनर बना रहा हूं in the form of shares. Share capital may also describe the number and types of shares that compose a company's share structure. In company law, capital is the share capital of the company which is classified as authorized बोल लो, nominal बोल लो, registered बोल लो. ये क्या थी? हाईएस्ट.
such capital as is authorized by the memorandum of the company to the maximum amount of share capital of the company. Now wait, चलो इधर ऊपर आओ. आप समझ में आया कि मैंने कैपिटल में क्यों बोला था ऑथराइज कैपिटल लिखना है, उसका इतना बड़ा लॉजिक था. सो NROL तुमको तक पूरा समझ में आ गया. पहले S समझ लो यहाँ पे, तो अपना MOA खत्म हो जाएगा. लास्ट क्लॉज होता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज. अब मैं इसमें आपको दो चीज़ें सिखा रहा हूँ. या देखो मैंने आपको ना सब्सक्राइबर का मतलब समझाया हुआ है ऑलरेडी. तो जो लोग कंपनी में इनिशियली इसके फॉर्मेशन में पैसा देते हैं और इसके मेंबर्स बनते हैं उनको हम सब्सक्राइबर बुलाते हैं और इनका नाम सब्सक्रिप्शन क्लॉज में लिखा जाता है. पर एक चीज जो आपको सीखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? दैट दिस कैन नॉट बी ऑल्टर्ड. दिस इज अनऑल्टर्ड. दिस इज अनऑल्टरेबल एक्चुअली, नॉट अनऑल्टर्ड. इसको कभी ऑल्टर नहीं किया जा सकता. एक बार जिनका नाम सब्सक्राइबर लिस्ट में आ गया वो हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा. सिंपल, क्लियर, बस. MOA पूरा सीख गए आप. सो NROLC सब पूरा सीख गए. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सिर्फ क्या होता था सर? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सर कुछ भी नहीं है. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज नथिंग बट व्हेन यू से रूल्स एंड रेगुलेशन, बाय लॉ समझाना, कंपनी कैसे चलेगी, MOA को समझाना, वो सब आर्टिकल्स में होता है. एक प्राइवेट कंपनी की सारी रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल में लिखी जाती है कि भैया ये 200 से ऊपर मेंबर नहीं लेके जाएगी. MOA बताता था कि ये प्राइवेट कंपनी, आर्टिकल बताता था कैसे 200 से ऊपर नहीं जाएगी, पब्लिक को इनवाइट नहीं करेगी, डिपॉजिट नहीं लेगी, सिंगल गिनना है मल्टीपल मेंबर्स को, वो सब आर्टिकल्स में लिखा जाता है. अब ये खत्म करते हैं, फिर मैं समझाता हूं कि मैंने आपको पहले वो क्यों सिखाया. सो नॉमिनल कैपिटल इज डन. मैक्सिमम अमाउंट इशूड का मतलब क्या होता था? Company issues from time to time for subscription. It is that part of the authorized capital which the company issues for time being for public subscription and allotment. This is computed at the face or nominal value. Subscribed capital क्या होता था? Part of the capital which has been for the time being subscribed by the members of the company. It is that portion of the issued capital at face value which has been subscribed or taken by the subscribers of the company. It is clear that the entire issued capital may or may not be subscribed. ऐसा भी तो हो सकता है लोग ना खरीदे. मैंने पीछे हर चीज सिखाई आपको. Called up क्या होता है? Such part of the capital which has been called for repayment. It is that portion of the subscribed capital. देखो ये MCQs बन सकते हैं कि called up में आप subscribe portion बुलवाते हो. सब्सक्राइब कैपिटल में अपन इशूड कैपिटल में से कुछ सब्सक्राइब करते हैं. इशूड कैपिटल मतलब हम नॉमिनल कैपिटल का एक हिस्सा इशू करते हैं. तो ये चीजें ध्यान रखना. विच हैज बीन डिमांडेड बाय द कंपनी. अनकॉल्ड मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं क्योंकि ऑब्वियसली विच हैज नॉट बीन कॉल्ड अप इज अनकॉल्ड. व्हाट इज पेड अप कैपिटल? Such aggregate amount of money credited as paid up as is equivalent to the amount received as paid up in respect of shares issued and also includes any amount credited as paid up in respect of shares of the company but does not include any other amount received in respect of any such whichever name called. कट करो. ये बहुत टफ लैंग्वेज है आपके मॉड्यूल का, एज इट इज डाल दिया. मैंने आपको पीछे पेड अप कैपिटल में क्या लिखा है सिर्फ ये लिख लो, उसको वहाँ पे कट करो और इतना सा लिख लो. पेड अप कैपिटल में लिख दो, लिखो जल्दी से. पेड अप कैपिटल, the amount which has actually been paid by the shareholders, the amount which has been actually paid by the shareholders the amount which has been actually paid by the shareholders which has been called by the company, which has been called by the company. खत्म. विच हैज़ बीन कॉल्ड बाय द कंपनी. अच्छा अब है ना, आई डोंट थिंक कि ये चीज़ आपको सिखानी है कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर क्या होता है. ये सबको आता ही है वैसे. मतलब अगर तुम्हारा मन भी करे ना कि मैं ये सिखा रहा हूँ एक बार, पर इसको और डिटेल में ज़बरदस्ती पढ़ना हो ना, तो आप सर्च कर लेना व्हाट आर शेयर्स ऑन यूट्यूब, चिराग चोटरानी लिख देना आगे. मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है, मतलब 10-15 मिनट लेके समझाया है, पर अभी अपने को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. मैं आपको जल्दी से शेयर्स का, अच्छा यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर खत्म होता है, ठीक है. So you now know what is authorized, what is issued, subscribed, called up, paid up, uncalled, unpaid. Now what I'm going to tell you just a small thing. ये आपको फॉर्मेलिटी के लिए दिया तो अपन भी डाल रहे हैं. इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या होता है? देखो दो तरीके के शेयर्स होते हैं, एक इक्विटी, एक प्रेफरेंस. इक्विटी शेयर्स को आप अपने ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलते हो, मतलब जो सबसे नॉर्मल ओनर्स होते हैं. इनको अपन कोई नया कमिटमेंट नहीं करते, कुछ नहीं. आप हमारे ओनर हो, मुनाफा होगा तो कंपनी डिसाइड करेगी आपको कितना डिविडेंड देना है, बात खत्म. आपको कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं है. So equity share capital with reference to any company limited by share means all the share capital which is not preference share capital. Equity share capital का मतलब जो preference share capital नहीं है. What is preference share capital?
जहाँ पे अपन ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए। बेटा प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने का मतलब होता है, देखो कभी कभार है ना लोग कंपनी की इक्विटी में विश्वास नहीं करते, वो कहते हैं यार पता नहीं तो मुनाफे में जाएगा कि नहीं, हमको रिस्क लग रहा है। तो कंपनी क्या करती है ना, आपको अट्रैक्ट करने के लिए प्रेफरेंस देती है, वो आपको प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है। वो बोलती है कि आप जो ये शेयर्स खरीद रहे हो ना, इस पर हम आपको प्रेफरेंस देंगे। क्या प्रेफरेंस देंगे समझना। एक, जब कंपनी प्रॉफिट कमा रही है ना, तो पहले डिविडेंड आपको देंगे, अगर कुछ बचेगा तो इनको देंगे, और आपका डिविडेंड का परसेंटेज अपन पहले से लिख देते हैं कि इतना डिविडेंड मिलना ही है, बात खत्म। सेकंड, कल अगर कंपनी बंद हो गई ना, तो पहले रीपेमेंट आपको करेंगे, फिर कुछ बचा तो इक्विटी शेयर्स को देंगे, नहीं बचा तो नहीं देंगे। तो यू आर अट्रैक्टिंग पीपल टुवर्ड्स यू। एक चीज याद रखना, प्रेफरेंस शेयर्स को सिर्फ एक ही इंसान के ऊपर प्रेफरेंस होती है, वो होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स। उनको और किसी के ऊपर प्रेफरेंस नहीं मिलती। मतलब कल एक सिक्योर डिबेंचर होल्डर खड़ा हो जाएगा तो प्रेफरेंस शेयर्स को ये नहीं बोल सकता था हाय आई एम प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिबेंचर बोलेगा चुप, तेरे को सिर्फ किसके ऊपर प्रेफरेंस है, ओवर एंड अबाउ इक्विटी शेयर्स, नो वन एल्स। आर वी गेटिंग इट? वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। नाउ इन सच अ केस, जब मैं आपके सामने एक ऐसा सीन बना रहा हूं, नाउ लेट्स जस्ट कीप इट अ साइड, अपन दो चीज सेट करते हैं। That preference share capital with reference to any company limited by share means that part of the issued capital of the company which carries or would carry a preferential right with respect to payment of dividend either as fixed amount or an amount calculated at fixed rate which may either be free or of subject to income tax, वो देखा जाएगा। एंड आपको रीपेमेंट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप और कैपिटल ऑफ द अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल पेड अप और डीम टू हैव बीन पेड अप। तो आपको रीपेमेंट पहले होगा और डिविडेंड पहले मिलेगा। ये प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, खत्म। एल लो भैया, तो अपने तो मस्त कर लिया। अच्छा एक सेकेंड, यहां तक समझ में आ गया आपको? अब मैं आपको एनपीओ वाला सिखाने वाला था ना, एक सेकेंड अपन एनपीओ पे आते हैं, बट आई थिंक मेरे को थोड़ा सा आपको कुछ और भी सिखा देना है। अब बिटो ना ये भी देख लो सीआईएन क्या होता है। वेनेवर सीआईएन भी बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। बच्चों जब कभी भी आप इनकॉर्पोरेट हो जाते हो ना, तो आपको कंपनी का आरओसी, आपका एक अलग आइडेंटिफिकेशन नंबर देता है कि आपकी कंपनी को इस नंबर से पहचाना जाएगा। उसको आप बुलाते हो कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर इज अ 21 डिजिट नंबर। बच्चे एमसीक्यू, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर कितने नंबर का होता है? 21 नंबर का। असाइन टू एवरी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर November 1, 2000। 2000 के बाद सबको सीआईएन मिला ही है, ये डेट भी याद रख लेना। द सीआईएन अलॉटेड टू अ कंपनी इंडिकेट्स लिस्टिंग स्टेटस। अब इस सीआईएन के जो 21 डिजिट है ना, उससे आपको समझ में आता है कि आप लिस्टेड हो कि नहीं हो, आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, टेलीकॉम इंडस्ट्री में, कौन से स्टेट में हो, आपका ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, ओनरशिप कैसी है, मतलब लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी क्या है, सीक्वेंशियल नंबर असाइंड बाय आरओसी जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो ये 21 नंबर ऐसे नहीं बनते हैं। अब इस 21 का ब्रेकअप देखो, पहली जो 5 डिजिट होती है ना, वो सबसे पहले जो पहले 5 नंबर होंगे वो एक कोड होता है जो हर इंडस्ट्री को दिया जाता है। टेलीकॉम इंडस्ट्री का 1 2 3 4 5 कोड है। तो पहले 5 आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के होते हैं, तो ये किसी से भी मैच हो सकते हैं। तो जो लोग टेलीकॉम में होंगे उन सबका इंडस्ट्री कोड मैच करेगा, पहले 5। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 डिजिट होती है ना, वो स्टेट की होती है। जैसे 01 महाराष्ट्र, 02 राजस्थान, 03 दिस, 21 दिस। तो नेक्स्ट 2 डिजिट होती है स्टेट की। श्योर है एकदम? तो पहली 5 डिजिट ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है। दैट द फर्स्ट 5 डिजिट्स इन द सीआईएन रिप्रेजेंट्स व्हाट? द फर्स्ट 5 डिजिट्स इन द सीआईएन रिप्रेजेंट्स द इंडस्ट्री। The next 2 digits in the CIN represents what? The state. The next 4 digits 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 वो होता है आपका ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो सर 11 तो यही याद हो गए। पहले 5 इंडस्ट्री कोड है, दूसरे 2 स्टेट कोड है, उसके बाद 4 आपका ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। जो नेक्स्ट 3 होता है ना बेटा, ये आपका ओनरशिप कोड होता है। ये क्या होता है आपका? ओनरशिप कोड होता है। ओनरशिप कोड मतलब आप किस तरह की कंपनी हो, लिमिटेड हो, प्राइवेट हो, क्या हो, तो ये आपकी ओनरशिप बताता है। एकदम ठीक है। अब यार इसमें लिस्टिंग का यार स्टेटस मैंने आपको अभी तक बताया नहीं शायद तक, तो ओ आई एम सो सॉरी। ये देखो मैं वही सोचूं, मैं लिस्टिंग आ गया। द फर्स्ट डिजिट इज अबाउट लिस्टिंग, सो इधर 1, अगर 1 लिखा हो तो इट्स लिस्टेड, 2 लिखा है तो इट्स अनलिस्टेड। हाँ यार मैं वही सोचूं, मैं इतने से आ क्यों नहीं रहा वो। हाँ जी, तो वेरी सिंपल, लेट्स रिपीट अगेन, याद ही हो जाएगा। द फर्स्ट डिजिट शोज योर लिस्टेड और अनलिस्टेड, तो 1 इज लिस्टेड, 2 इज अनलिस्टेड। द नेक्स्ट 5 डिजिट शोज विच इंडस्ट्री यू आर वर्किंग। द नेक्स्ट 2 डिजिट शोज द स्टेट, तो 1 + 5 + 2 5 7 1 8 हो गए।
उसके बाद 4 डिजिट किस चीज की, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन 12, ये स्ट्रेट। उसके बाद ओनरशिप, लिमिट बाय शेयर्स, गारंटी कौन सा वाला है, 3 डिजिट में बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट 6 डिजिट होते हैं ना, ये कभी किसी के सेम नहीं हो सकते, क्योंकि ये आपका सीक्वेंशियल नंबर होता है जो आपको आरओसी रजिस्ट्रेशन नंबर देता है, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। ये आपकी कंपनी के हिसाब से दिया जाता है। तो व्हेनेवर अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड दे गेट दिस CIN, श्योर। ठीक है यार, आई थिंक मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहता हूं, फिर अपन चलते हैं। प्रमोटर्स भी सीखो। हाँ जी, अब प्रमोटर क्या होता है, अब बच्चा ने ये सीखना, मैं तेजी से इनकॉर्पोरेशन बोल रहा हूं, अपने को यहां से नीचे में क्या क्या सीखना है, दैट हु फॉर्म्स अ कंपनी, पहली चीज, फर्स्ट चीज हु फॉर्म्स द कंपनी, और दूसरी चीज अपने को क्या सीखनी, समझना, एक तो होता है हु फॉर्म्स द कंपनी अपने को सीखना है, और दूसरी चीज अपने को सीखनी स्टेप्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, श्योर है। तो हु फॉर्म्स अ कंपनी एंड स्टेप्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। नाउ सी, मैं आपको पहले खाली प्रमोटर सिखाना चाहता हूं, दैट इज हु फॉर्म्स अ कंपनी सिखाना चाहता हूं। उसके बाद अपन ये जो यहां इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी है ना, इससे बाद में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपने को सिर्फ इस वाली साइड में इनकॉर्पोरेशन कवर करना होगा, बाकी अपना हो गया, ठीक है। तो पहले अब आप प्रमोटर सीख लो। अच्छा ना बच्चे, आ जाओ जल्दी से। सर वो एनपीओ तो सिखा रहा हूं बेटा, पहले ना थोड़ी सी चीजें अलग अलग सीख लें, सभी कवर हो जाएगा, अपने नोट से कवर कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं, आ रहे हैं अपने एनपीओ पे, डोंट वरी। अब देखो, प्रमोटर इज द पर्सन हु, अब देखना, डेवलप्स द आइडिया ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी। Promoter is the person who develops the idea of incorporating a company. Take steps into incorporation and finally incorporates the company. सही बात है। तो ये प्रमोटर होता है बच्चा, जो आइडिया से लेके एक कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाता है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कंपनी एक्चुअली एग्जिस्टेंस में आ रही है, यस। अब बच्चे अगर सिंपली बोलूं तो क्या यहां पे, अब प्रमोटर को अपन डेफिनेशन वाइज समझते हैं। पहले ये लॉजिक समझ गया, प्रमोटर क्या होता है बेटा, जो कंपनी बनाता है। ये सारी चीजें आपने अपने 12th में सीखी होंगी, ऐसी बात नहीं कि आपको नहीं पढ़ाया होगा किसी ने, ये सब पढ़ाया हुआ है, सिर्फ मैं एक रिवीजन के तौर पे सिखा रहा हूं। 2 subsection 69, promoter means a person who has been named as such in the prospectus or is identified by the company in the annual returns। तो अब इनका क्या कहना है कि प्रमोटर को जब कभी भी आप प्रोस्पेक्टस इशू करोगे, बेटा प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है, हम पब्लिक को अपना पूरा ब्रोशर बना के देंगे, तो उसके अंदर जिसका नाम भी आपने प्रमोटर के नाम के सामने लिखा होगा, उसको हम क्या मानेंगे कि वो हमारी कंपनी का प्रमोटर है। और मान लो अगर आपने कोई प्रोस्पेक्टस इस साल नहीं बनाया, पर हर साल अपने एनुअल रिटर्न्स तो फाइल करोगे, तो प्रमोटर वो कहलाएगा जिसका नाम एनुअल रिटर्न्स के अंदर लिखा होगा। सबसे पहला उन्होंने कहा कि या तो प्रोस्पेक्टस में जिसका नाम लिखा हो या एनुअल रिटर्न्स में जिसका नाम लिखा हो, दैट विल बी कॉल्ड एज योर प्रमोटर। ठीक है भैया। नेक्स्ट अप क्या है, who has now please see again, who has control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director or otherwise. So the second thing is that he has control over the affairs of the company.
अच्छा, कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी का मतलब क्या होता है? दैट ही हैज द राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स. So who has control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director or otherwise. इसके पास कंपनी के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल दे रखा है. कंट्रोल का मतलब क्या होता है? प्लीज यहां पे लिख के रख लो. कंट्रोल मीन्स द राइट टू अपॉइंट the majority, the right to appoint the majority of the directors. 5 मिनट और रुक जाओ. कंट्रोल द राइट टू अपॉइंट द मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स. Who has control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as shareholder, director or otherwise. तीसरी चीज, जिसकी एडवाइस, in accordance with whose advice the directions the board of directors of the company are accustomed to act. तो 3 लोगों को इन्होंने प्रमोटर की तरह ट्रीट किया. पहला, जिनका नाम एनुअल रिटर्न्स में लिखा हुआ हो, प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा हो. दूसरा, जिसके पास कंट्रोल हो. सर कंट्रोल का मतलब क्या है? द राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स. द राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स. और तीसरा, जिसकी एडवाइस पे पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अकस्टम्ड, मतलब वो मजबूर है कि उनको मानना ही पड़ेगा और उनको ये काम करना ही पड़ेगा. तो वो डायरेक्टर ही हुआ, वो भी प्रमोटर ही हुआ. जैसे रतन टाटा की एडवाइस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं तो हम बोलते हैं भाई रतन टाटा टाटा के प्रमोटर है. बात खत्म. वेरी सिंपल. अब यहां पे मैं आपको क्या चीज समझाने चाह रहा हूं, एकदम खटाक पकड़ना. आई एम अ लॉयर, आई गो डाउन टू अ कंपनी एंड एडवाइस कि आपको ऐसा 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 करना पड़ेगा, यू हैव नो अदर ऑप्शन एंड दे आर डूइंग इट. सो जब मैं उनको एडवाइस दे रहा हूं तो क्या मैं उनका प्रमोटर बन गया? आपने कहा नहीं सर, आप उनको प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस दे रहे हो, इसलिए आप प्रमोटर नहीं बनते. तो प्लीज नीचे पढ़ना. प्रोवाइडेड दैट इन सब क्लॉज सी, दैट इज दिस सी क्लॉज, सी शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन हु इज एक्टिंग मेयरली इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी. तो लाइक आप CS बन के मैं एज अ लॉयर जाके उनको कोई एडवाइस करता हूं, सो दे आर नॉट टू बी कॉल्ड एज प्रमोटर्स. वो सिर्फ प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस दे रहे, दे विल नॉट बी प्रमोटर्स. तो अब सर प्रमोटर कहां पे समझाया था? 2 सबसेक्शन 69. सेक्शन याद चाहिए मेरे को. ये सेक्शन तो याद हो भी जाएगा मेरे कुछ होनहार बच्चों को. तो 2 सबसेक्शन 69. नाउ द प्रमोटर मीन्स एनी पर्सन हु हैज बीन नेम्ड एज प्रमोटर इन द प्रोस्पेक्टस और एनुअल रिटर्न्स, हु हैज कंट्रोल ओवर द affairs of the company and who on whose advice the board of directors are accustomed to work. प्रोफेशनल कैपेसिटी वाले बंदे को नहीं गिनना है. खत्म. अब सवाल उठता है, इज अ डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द इशूअर अ प्रमोटर? अब मेरे को लगता है कि अननेसेसरली जबरदस्ती दिया है. देख लो, आप ही रीड करोगे आपको आएगा. सो अ डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर अदरवाइज, इज कंसिडर्ड एज प्रमोटर. तो ऐसा इंसान जो हमारा डायरेक्टर है, ऑफिसर है, एम्प्लॉय है, हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर एज शेयर होल्डर, इज कंसिडर्ड एज प्रमोटर. तो आपके अगर कंट्रोल है तो चाहे तुम हमारे एम्प्लॉय हो चाहे तुम हमारे डायरेक्टर हो, अगर तुम्हारे पास हमारे ऊपर कंट्रोल है तो आप हमारे क्या कहला सकते हो? प्रमोटर. कंट्रोल का मतलब क्या होता था? सर एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 27, कंट्रोल शैल इंक्लूड द राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स और टू कंट्रोल द मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजन एक्सरसाइबल बाय अ पर्सन और पर्सन एक्टिंग इंडिविजुअली इन कंसर्ट डायरेक्ट. अच्छा ये मत पढ़ो, ये मत पढ़ो. कंट्रोल का मतलब जो मैंने ऊपर सिखाया ना, बस वही रखो. ये वही रिपीट है, आप बाद में भी रीड कर लेना, पर वो रिपीट है, अननेसेसरी दिया है. आपको जो मैंने सिखाया याद रखना. सो डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय कैन बी अ प्रमोटर इफ ही इज हैविंग कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. ठीक है. अब आई थिंक यार है ना, मैंने बहुत ही लंबा लेक्चर ले लिया, तो वील स्टॉप हुआ है. नेक्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, जिसके अंदर पहले मैं आपको अबाउट ये बता दूंगा, प्रमोटर का कॉन्ट्रैक्ट, लीगल पोजीशन ऑफ द प्रमोटर और इनकॉर्पोरेशन कर लेंगे. तो ये वाला पूरा आपका सेगमेंट ही खत्म हो जाएगा. एक्चुअली शायद एक लास्ट के बाद एक और लग सकता है, उसके बाद अपन ऊपर चलेंगे, सारे वो पढ़ लेंगे और फिर बस ये इतना सा पार्ट बचता है, डिस्टिंक्शन और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. तो ठीक है, आई थिंक इक्का दुक्का लेक्चर और लगेगा, 1 या 2 लेक्चर्स और एंड वी आर डन. ठीक है. तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. जल्दी से थोड़ा सा रेस्ट ले लो एंड कम बैक एंड वील स्टार्ट अगेन. पहले अपन प्रमोटर का पूरा खत्म करेंगे एंड देन वील कम बैक टू दिस एंड वील फिनिश ऑफ दिस चैप्टर. मैं उम्मीद करता हूँ लेक्चर आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा. इसी तरीके से बने रहिएगा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.